नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। आज के इस दौर में अगर हम देखें तो लोग जो खून से संबंधित विकार हैं, इससे जुड़ी तमाम तरह की बीमारियां हैं, उससे बड़ी संख्या में जूझ रहे हैं। थैलेसीमिया भी खून से संबंधित एक रोग है। थैलेसीमिया के अंतर्गत अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया बुरी तरह से अव्यवस्थित हो जाती है, प्रभावित होती है, जिस वजह से रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी संख्या कम होने लगती है। थैलेसीमिया से पीड़ित रोगी एनीमिया की चपेट में भी आ सकता है। और भारत की अगर बात की जाए तो थैलेसीमिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे की मूल वजह, क्या कारण है थैलेसीमिया होने के, क्या है इसका इलाज और क्या होते हैं इसके सिम्टम्स यानी लक्षण, आज हम तमाम बारीकियों पर बात करेंगे और दर्शकों को देंगे इससे जुड़ी हर बारीक जानकारी। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमृता चक्रवर्ती मेरे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मैक्स हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमृता चक्रवर्ती, शुक्रिया हमारे साथ आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता जुड़े हुए हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं बीआर होम्योपैथिक हॉस्पिटल के। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ आयुष्मान भव में आज जुड़ने के लिए। अगर दुनिया भर में देखें तो थैलेसीमिया से 27 करोड़ से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, यानी 27 करोड़ से ज्यादा थैलेसीमिया के मरीज दुनिया भर में मौजूद हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में हर साल 7 से 10 हजार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है। भारत में थैलेसीमिया से ग्रस्त जो बच्चों की संख्या है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है और माना जाता है फिलहाल ये 1.5 लाख से ज्यादा है। इसीलिए थैलेसीमिया को लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी आज बेहद जरूरी है। थैलेसीमिया बच्चों को उनके माता पिता से मिलने वाला आनुवांशिक रक्त रोग है। इस रोग की पहचान बच्चे में 3 महीने बाद ही हो पाती है। बच्चों में देखी जाने वाली इस बीमारी की वजह से ज्यादातर शरीर में रक्त की कमी होने लगती है और उचित इलाज ना मिलने पर बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। आमतौर पर हर सामान्य व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त कणों की उम्र करीब 120 दिनों की होती है, लेकिन थैलेसीमिया से पीड़ित रोगी के शरीर में लाल रक्त कणों की उम्र घटकर मात्र 20 दिन ही रह जाती है। इसका सीधा असर व्यक्ति की हीमोग्लोबिन पर पड़ता है, जिसके कम होने पर व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है और हर समय किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहने लगता है। थैलेसीमिया 2 तरह का होता है, माइनर थैलेसीमिया या मेजर थैलेसीमिया। किसी महिला या फिर पुरुष के शरीर में मौजूद क्रोमोसोम खराब होने पर बच्चा माइनर थैलेसीमिया का शिकार बनता है। लेकिन अगर महिला या पुरुष में दोनों क्रोमोसोम्स खराब हो जाते हैं तो ये मेजर थैलेसीमिया की स्थिति बनता है, जिस वजह से बच्चे के जन्म लेने के 6 महीने बाद उसके शरीर में खून बनना बंद हो जाता है और उसे बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ने लगती है। तो थैलेसीमिया से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके मन में है, जो भी जानकारी से जुड़ा आप लेना चाहते हैं, आज आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और पूछिए सवाल। आपके सवालों के जवाब देंगे यहाँ मौजूद स्वास्थ्य विशेषज्ञ। डॉक्टर अमृता, थैलेसीमिया को लेकर हमने मोटे तौर पर कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आप और आसान शब्दों में बताएं थैलेसीमिया क्या है और क्यों भारत में इसके रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। थैलेसीमिया जैसे आपने बताया ये एक हेरिडिटरी जेनेटिक डिजीज़ है। इनहेरिटेड मतलब ये फैमिलीज़ में रन करती है, पेरेंट्स से बच्चों में उनके बच्चों में। एंड थैलेसीमिया मोटे मोटे 3 प्रकार के होते हैं। 1 इज़ मेजर, 2 इज़ इंटरमीडिएट, 3 माइनर थैलेसीमिया। इनके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि ये कौन से हम कैटेगरी में थैलेसीमिया को हम डाल रहे हैं, डिपेंड करते हैं कि उनके सिम्टम्स के ऊपर। जो मेजर थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनको बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है और बिना ट्रांसफ्यूजन्स के या बिना ब्लड के वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जो थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट्स हैं उन्हें यूजुअली लाइफ में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लाइफ लॉन्ग वो उनका बिल्कुल नॉर्मल रहता है एंड वो बिल्कुल रोग मुक्त रहते हैं और ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उन्हें थैलेसीमिया है। जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया है वो इन दोनों के बीच का है, मतलब उन्हें थैलेसीमिया मेजर जैसे ब्लड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी उन्हें हो सकता है लाइफ में कुछ टाइम ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। अब थैलेसीमिया तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैंने बताया माइनर थैलेसीमिया लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको थैलेसीमिया है, ज़्यादातर लोगों को। वो अनडिटेक्टेड रहता है पॉपुलेशन में ज़्यादातर। थैलेसीमिया कैसे होता है? थैलेसीमिया इनहेरिटेड होता है, एक जीन
जो है हमारे माता से हमें मिलता है और एक पिता से। तो अगर एक जीन में थैलेसीमिया वो फॉल्टी जीन है, अगर उसमें थैलेसीमिया है के जीन्स अगर वो खराब जीन है तो हम थैलेसीमिया माइनर होते हैं या थैलेसीमिया कैरियर होते हैं। अगर दोनों जीन्स हमें फॉल्टी मिलते हैं मदर से या फादर से तो हम थैलेसीमिया मेजर में आ सकते हैं। थैलेसीमिया माइनर क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें थैलेसीमिया माइनर है, क्योंकि उन्हें कभी कोई सिम्टम्स नहीं होते, वो कभी अपने ब्लड टेस्ट कराते नहीं हैं। इसीलिए अगर उनकी बाद में जाके जो वो अपने लाइफ पार्टनर को चुनते हैं जिनकी उनकी शादी होती है, अगर वो भी कैरियर होते हैं तो देयर इज़ अ 25% चांस, 25% चांस है कि उनके जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया मेजर से जो है अफेक्टेड हो सकते हैं। सो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि सबको एटलीस्ट सब महिलाओं को प्री मैरिटल एक बार अपना थैलेसीमिया स्टेटस ज़रूर चेक कराना चाहिए। अपना जो CBC बोलते हैं या कंप्लीट ब्लड काउंट वो ज़रूर चेक कराना चाहिए। उसमें हमें काफ़ी चीज़ें हिंट्स मिल जाती है, समझ में आ जाती है कि हीमोग्लोबिन या MCV MCH, उससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या ये थैलेसीमिया ट्रेट इनको हो सकता है या नहीं। जैसा आपने कहा, मैं बता दूं मैं खुद थैलेसीमिया माइनर हूं डॉक्टर, और मुझे ये बात नहीं पता थी। एक आप समझिए कि एक टेस्ट हुआ है उसके बाद ये बात पता चली है। तो आपने जैसे कहा कि थैलेसीमिया माइनर करियर यानी एक तरह से बहुत लोग हो सकते हैं, बिल्कुल पता नहीं लगता इस चीज़ का कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं। डॉक्टर गुप्ता, होम्योपैथी कैसे देखता है थैलेसीमिया को? देखिए, होम्योपैथी में जो अप्रोच रहती है किसी भी बीमारी को लेकर के, वो ये रहती है कि बेसिकली इसका पीछे कारण क्या है। और हेरिडिटरी, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि ये थैलेसीमिया हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, और मेजरली हमारे जीन्स का प्रॉब्लम होता है। जीन्स डिफेक्टिव होते हैं, उसमें चेन्स होती हैं अल्फा बीटा, तो उसमें कुछ प्रोटीन पार्ट होता है वो नहीं मिलता, नहीं बनता, तो इसके कारण से ये देखी जाती है प्रॉब्लम। तो जहाँ तक होम्योपैथिक अप्रोच है, हम समझते हैं कि बेसिकली पीछे कारण क्या है। अनुवांशिकता जो देखते हैं हम पेरेंट्स की साइड में, उनकी हिस्ट्री मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों साइड की हिस्ट्री ली जाती है, और हिस्ट्री में उनकी हम पता लगाते हैं कि क्या क्या डिजीज़ेज़ रही हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोमल एबरेशन है जाकर के कहीं ना कहीं बच्चों में इफेक्ट कर रहा है। और आजकल देखा जा रहा है कि वर्ल्ड ओवर, जैसे हम समझ रहे हैं कि 8 मई को ये थैलेसीमिया वर्ल्ड डे मनाते हैं, और वर्ल्ड ओवर 3 लाख बच्चे ग्रसित होते हैं इससे। अब इंडिया में भी अभी जिक्र किया है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये अनदेखा रह जाता है। होम्योपैथिक अप्रोच में ये देखते हैं कि ससेप्टिबिलिटी क्या है, किस व्यक्ति को ये बनने में, ये बीमारी बनने में क्या सहायक फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे कि इसमें प्रोटीन पार्ट जो है, ग्लोबिन पार्ट जो है, हीमोग्लोबिन जो ग्लोबिन पार्ट है, वो इसमें डिफेक्टिव होता चला जाता है, और हीम पार्ट उसमें लाइसिस होना शुरू हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। RBC की जो लाइफ है, जो 120 दिन होता है, वो धीरे धीरे घट के 15-20 दिन रह जाती है। तो इसके कारण से उनको बहुत सारी वीकनेस और बहुत सारे लक्षण आते हैं। तो लक्षणों को हम पकड़ते हैं, लक्षणों को समझते हैं होम्योपैथी में, और बेसिकली इंडिविजुअल को समझा जाता है कि इन लक्षणों में जो इंडिविजुअल है उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, चाहे वो फैमिली की तरफ से हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हैं। बिकॉज होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है। सारे बच्चों में जरूरी नहीं कि वो सेम लक्षण हो, किसी में कुछ और भी हो सकता है। तो वो लक्षणों को पकड़ते हुए हम फिर दवाइयों का निर्धारण करते हैं। बिल्कुल, ये होम्योपैथिक अप्रोच रहती है। ठीक है। डॉक्टर अमृता, आपने जो 3 तरह से बताया, मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट, पहले हम एक एक करके अगर बात करें। आपने माइनर के बारे में कहा, और जैसे मैं भी समझती हूँ इस चीज़ को कि कुछ पता नहीं लगता, तो क्या सिर्फ उनका कंसर्न इतना ही होना चाहिए कि आगे शादी से पहले वो एक टेस्ट करा लें, उसके अलावा एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं वो? बिल्कुल। सो थैलेसीमिया माइनर में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। उसमें एक जीन हमें फॉल्टी मिलता है, या तो मदर से या फादर से, मदर फादर दोनों में से ट्रांसमिट हो सकता है। और जैसे हमें पता है कि थैलेसीमिया बेसिकली ये बीमारी क्या है, ये RBC जो हमारे लाल रक्त कोश है, रेड ब्लड सेल, उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है, उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, वो प्रोटीन्स के कुछ जीन्स फॉल्टी होते हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ठीक से बन नहीं पाता है। हीमोग्लोबिन ठीक से ना बन पाने के कारण अनीमिया या खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी से जो तमाम सिम्टम्स होते हैं, थकान या ग्रोथ का ठीक नहीं होना, या बहुत सारे जो मेजर सिम्टम्स होते हैं, वो थैलेसीमिया मेजर में हम देखते हैं। थैलेसीमिया माइनर में अगर कोई रूटीन ब्लड टेस्ट अपना कर ले तो हो सकता है उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा कम आता है। नॉर्मली इंडिया में फीमेल्स में हीमोग्लोबिन 12 to 12.5 नॉर्मल रेंज माना जाता है, मेल्स में 13-13.5। लेकिन थैलेसीमिया माइनर में अगर कोई रूटीन ब्लड टेस्ट कराए तो उसका हीमोग्लोबिन 9-10 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसे कभी कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, कभी थैलेसीमिया के कारण
कोई भी वो एकदम उसका नॉर्मल लाइफस्टाइल रहेगा ना। तो लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हम अपना रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें हीमोग्लोबिन कम आता है तो हमें लगता है कि आयरन की कमी है, और या फिर वो कोई जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, वो आयरन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अच्छा। क्योंकि थैलेसीमिया में मेजरली हमें आयरन अवॉइड करना चाहिए। इस बीमारी में आयरन वैसे भी बॉडी में ज़्यादा वो यूज़ नहीं हो पाता है। ये थैलेसीमिया माइनर में भी थैलेसीमिया माइनर में भी, हाँ। थैलेसीमिया माइनर में अगर हम बिना सोचे समझे उसको आयरन देते हैं तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। थैलेसीमिया मेजर में तो डेफिनेटली, बट इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम आता है अनएक्सप्लेन्ड, तो उसे हमें देखना चाहिए कि क्यों कम आ रहा है। ये आयरन की कमी की वजह से कम है, विटामिन की कमी की वजह से कम है, या फिर कोई और बीमारी है, कोई हेरिडिटरी बीमारी है लाइक थैलेसीमिया और सिकल सेल, ना कि बिना सोचे समझे हम उसको आयरन दे दें। सो थैलेसीमिया माइनर सिम्टम्स तो नहीं होंगे, बट अगर उसे आयरन दिया जाए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट नोइंग द कॉज, दैट कैन कॉज इश्यूज। अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि ब्लड टेस्ट में हमें कुछ हिंट्स मिल जाते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, नॉट जस्ट हीमोग्लोबिन, उसमें मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन या मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, MCV, MCH, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, उन सब से हमें ये हिंट्स मिल जाते हैं कि क्या ये थैलेसीमिया हो सकता है। The only significance of thalassemia minor is, like I said, pregnancy. So every woman should undergo एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है थैलेसीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, जिसे हम HPLC बोलते हैं हमारी भाषा में, और एकदम सिंपल टेस्ट होता है, अगले ही दिन उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो अगर किसी का हीमोग्लोबिन अनएक्सप्लेन्ड कम है, इससे पहले कि उसकी शादी हो या पार्टनर, इससे पहले कि वो अपना पार्टनर चूज करे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो अपना जो है ना HPLC का टेस्ट करा ले बिफोर गेटिंग मैरिड, और अगर शादी हो भी जाती है, विवाह के बाद भी ये टेस्ट कराया जाता है पार्टनर के साथ। अगर पार्टनर कैरियर नहीं है, सिर्फ जो है महिला कैरियर है, उसमें भी बच्चे को कोई भी खतरा नहीं है। अगर पार्टनर भी कैरियर है और अगर वुमन भी कैरियर है, मेल भी कैरियर है, देन देयर इज अ 25% चांस कि द चाइल्ड विल बी सीवियरली अफेक्टेड, चाइल्ड विल हैव अ मेजर थैलेसीमिया, एंड देयर इज 50% चांस कि चाइल्ड भी कैरियर हो सकता है, देयर इज अनदर 25% चांस कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा। बिल्कुल। और इसीलिए हम जगह जगह अस्पतालों में बड़े बड़े बोर्ड्स भी पढ़ते हैं कि शादी से पहले, कुंडली मिलाने से पहले आप थैलेसीमिया टेस्ट करवाएं। जरूर टेस्ट बिल्कुल, इसीलिए इसे लेकर जानकारी, जागरूकता आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमें अजय गुप्ता जी ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बढ़िया प्रोग्राम आप लेके टीवी पे आते हैं जी। आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी शुक्रिया। मेरा एक बेटा है, तो वो जब 4 महीने का था तो उसको बुखार आ गया था। बुखार उसके दिमाग पे चढ़ने की वजह से अब उसका ना तो हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है, 2.6 था पिछली बार। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, ठीक है। हाँ, अब फिर मैंने 2-3 बार ब्लड चढ़वा दिया उसे, लेकिन अब ना बोल पाते हैं वो, ना चल पाते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। अजय जी, आप हमारे साथ कॉल पर बने रहिए। आप कुछ पूछना चाहेंगे अजय जी से, उन्होंने जो बच्चे को लेकर जानकारी दी है, बुखार आता है उसके बाद हीमोग्लोबिन कम है। अजय जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि हीमोग्लोबिन कम आने के और भी कई कारण होते हैं। खून की बहुत सारी और बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम आता है। तो क्या कोई जांच हुई है, क्या कोई टेस्ट कराया है आपने, जिससे आपको ये पता चले कि क्या किस कारण से हीमोग्लोबिन कम है? क्या ये थैलेसीमिया की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से? ये मैनी जॉइंटिस करके कोई बुखार बताया था मुझे हॉस्पिटल में, दिल्ली ले गया था मैं बच्चे को, LNJP हॉस्पिटल में। जी, तो देखिए, जॉन्डिस अगर अनीमिया के साथ हो तो थैलेसीमिया में भी डेफिनेटली बिलिरुबिन बढ़ सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। अदरवाइज कुछ और भी बीमारियां होती है जिसमें खून टूटता रहता है, खून टूटता है थैलेसीमिया में भी। कुछ और खून की बीमारियां होती है जिसमें खून टूटता रहता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और बिलिरुबिन बढ़ जाता है, जिससे कि जॉन्डिस हो जाता है। लेकिन वो अलग बीमारियां हैं और हर अलग बीमारी का इलाज अलग है। हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हीमोग्लोबिन क्यों कम है और क्या वो एक टाइम हीमोग्लोबिन कम आया या हमेशा कंसिस्टेंटली आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन कम रहता है, और अगर ऐसा है तो क्यों है। स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं थैलेसीमिया के लिए, स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं और खून की बीमारियों के लिए जिसमें खून टूटता है, जिसे हम हीमोलिटिक अनीमियाज बोलते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले हम डायग्नोज करें कि क्या बीमारी है और हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में हम सोचें।
बिल्कुल। अजय जी, आपने मेनिंजाइटिस का जिक्र किया था क्या? जी। मेनिंजाइटिस इनको डायग्नोस हुआ था। ओके। ठीक है, तो क्या इनको डॉक्टर का जो सलाह है उसको ही फॉलो करना चाहिए? आप यही हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक सारे जो रेलेवेंट टेस्ट है वो सारे करने चाहिए। मेनिंजाइटिस एक इन्फेक्शन होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन होता है, और उससे एसोसिएटेड भी कभी कभी जो है ब्लड में इश्यूज हो सकते हैं। हमें पता है कोई भी इन्फेक्शन में, किसी भी सीवियर इन्फेक्शन में ब्लड पैरामीटर्स अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो थैलेसीमिया ही हो। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम पूरी जांच कर ले, पहले डायग्नोसिस कंफर्म कर ले कि ये थैलेसीमिया है या नहीं। अगर ये थैलेसीमिया है और अगर आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन इतना कम रहता है, मतलब ही इज़ प्रॉबेबली ए थैलेसीमिया मेजर, उस केस में फिर आपको डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे की एज कम है तो थैलेसीमिया मेजर के लिए जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो सिर्फ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। अदरवाइज जो बार बार ट्रांसफ्यूजन्स देना वो एक इलाज है, उसके बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। बिल्कुल। यानी अजय जी, क्यों जो हीमोग्लोबिन है आपके बच्चे में कम है, पहले उसकी सटीक वजह पता कीजिए, उसके बाद उस हिसाब से इलाज चलेगा। और वैसे भी आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उनकी सलाह मानिए, अच्छे डॉक्टर से संपर्क में रहिए। और आपको बता दें कि हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अलका कपूर, डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अलका कपूर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आयुर्वेदिक नज़रिए की अगर बात की जाए तो थैलेसीमिया के बारे में क्या कहता है आयुर्वेद? आयुर्वेद में डायरेक्टली ऐसे थैलेसीमिया का वर्णन कहूँ तो नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में ये ज़रूर है कि बहुत सारी सहज और बीज दोषज व्याधि हैं जिनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसीलिए इसको एक तरह का एनीमिया है या पांडु है, तो इसको बीज दोषज या बीज भाव दोषज पांडु कहा गया है। अच्छा। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, इसीलिए बहुत सारा ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि जब हमें सेम गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं, और उसी के हिसाब से उसकी इसको असाध्य ही माना है। बट कुछ ऐसी कमलेश सिंह ने हमें कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी, हेलो जी, बताइए। मैडम, मेरा ब्लड माने 2 साल से पहले मेरे को थाइमोमा था, तो उसकी सर्जरी गुड़गांव वेदांता में हो गई है और ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरा ब्लड बनना बंद हो गया है। तो हेलो, ठीक है, ठीक है, आगे बताइए। और कुछ पूछना है आपको? हाँ, तो मेरा माने उसमें 2 बार बोन मैरो हो चुका है, और बोन मैरो में मेरे को बता रहे पीआरसी लेवल करके कुछ बढ़ा हुआ है। ठीक है कमलेश जी, आप क्योंकि आप लगातार इलाज करवा रही हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी तीनों विशेषज्ञ हैं, आप बात किससे करना चाहेंगे? तो आयुर्वेदिक में नहीं, एलोपैथिक वाले में ही सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने वो साइक्लोस्पोरिन में गोली करके खाती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, आप कॉल पर रहिए, आपसे डॉक्टर हो सकता है और जानकारी ले। जी डॉक्टर एलोपैथी सर जी। सॉरी, जहाँ तक मेरी समझ में आई, आपने ये बोला कि थाइमोमा की शिकायत है, की बीमारी थी आपको। थाइमोमा एक किस्म का ट्यूमर होता है जो थाइमस ग्लैंड में होता है, और उसकी सर्जरी हो चुकी है और अभी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, आपने ये बताया, राइट? तो ये बीमारी, इस बीमारी को हम अपनी भाषा में PRCA बोलते हैं, या प्योर रेड सेल एप्लेसिया। ये थैलेसीमिया तो नहीं है, और थैलेसीमिया से बिल्कुल ही अलग बीमारी है। इस बीमारी, ये एक किस्म की ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो आप ही के अगेंस्ट काम, इम्यून सिस्टम का काम होता है बाहर के इन्फेक्शन से लड़ना, बाहर के रोग से आपको बचाना। लेकिन जब ये इम्यून सिस्टम आपके खुद के शरीर के अगेंस्ट ये एक्ट करना शुरू करे, तब ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। PRCA कुछ ऐसी ही बीमारी है जहाँ पे आपकी शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर हो गया है, और इसमें सिलेक्टिवली जो रेड ब्लड सेल है या लाल रक्त कोशिका है वो नहीं बनता है। वो इस बीमारी की वजह से होता है, थाइमोमा के। इसका इलाज यूजुअली थाइमोमा की सर्जरी करके थाइमोमा को रिमूव कर देते हैं, तो यूजुअली इसका इलाज हो जाता है। अदरवाइज जैसे आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, बिल्कुल सही, इसमें हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इलाज देते हैं, जैसे स्टेरॉइड, साइक्लोस्पोरिन, ये सब। तो ये एक अलग किस्म की बीमारी है, ये थैलेसीमिया तो नहीं है। तो इसीलिए जो डॉक्टर की सलाह हो आप उसे फॉलो करते रहें कमलेश जी। हम उम्मीद करते हैं आप जल्द ठीक हो। हमें एक और कॉलर ओडिशा से जुड़े हैं, गोवर्धन जी ने कॉल किया है। आपका स्वागत है गोवर्धन जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ मैडम, वो मेरा लड़का 14 साल का है, वो सिकल सेल डिजीज है उसका,
ठीक है। बीच बीच में इसका स्प्लीन क्राइसिस भी आ जाता है। हम्म। ठीक है गोवर्धन जी। जी आगे कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, और जो स्प्लीन का थोड़ा बड़ा साइज हो जाता है और ब्लड कम जाता है, ब्लड न ग्राम रहता है और 1-2 घंटा में भी ब्लड 3 ग्राम 2 ग्राम हो जाता है। ठीक है, ठीक है गोवर्धन जी। सीधा सीधा थैलेसीमिया से जुड़ा सवाल नहीं है डॉक्टर गुप्ता, पर इन्हें आप क्या सलाह देंगे, पहले वो बताइए, फिर मैं सवाल पूछती हूँ। देखिए गोवर्धन जी, आपके बेटा जो है 14 साल का आपने बताया ना, तो उसमें स्प्लीन बढ़ा हुआ है, यानी तिल्ली बढ़ गई है। तो बेसिकली जो हमारे आरबीसीज हैं तिल्ली यानी स्प्लीन में ही उनका फॉर्मेशन वगैरह होता है और रिजर्वायर होता है बेसिकली। तो उसको जहाँ पर जैसे ये चीज़ हुई है, तो हो सकता है कि हम मेडिसिन से उसकी स्प्लीन को कंट्रोल कर सकें और उसके जो आरबीसीज या हीमोग्लोबिन पार्ट है उसको हम बढ़ावा कर सकते हैं दवाइयों के साथ। पर इसके लिए हमें पूरा आपको अपने बच्चे को दिखाना पड़ेगा। किसी भी डॉक्टर के पास जाएं। अगर होम्योपैथिक में जाना चाहते हैं तो अपने आसपास किसी होम्योपैथिक विशेषज्ञ सीनियर स्पेशलिस्ट से आप मिलिए, वही आपको निर्धारण करेंगे कि इस बच्चे को क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बिल्कुल जी। डॉक्टर गुप्ता, जब हमने माइनर को लेकर बात की तो डॉक्टर ने बताया कि हीमोग्लोबिन कम रहता है, सही कारण पता पहले करना चाहिए, आयरन सप्लीमेंट्स लेना हो सकता है कि वो खतरनाक भी हो। ऐसे में होम्योपैथी किस तरह से जो लोग माइनर हैं उनकी मदद कर सकता है हीमोग्लोबिन के मामले में? जो थैलेसीमिया माइनर है, क्योंकि इसमें पता नहीं लगता है, जनरली एक लक्षण आते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील करता है और हीमोग्लोबिन 10-9 के आसपास रहता है। तो इसमें मेजरली कोई दिक्कत नहीं आती है, सिवाय इसके कि पेशेंट थका थका महसूस करता है, भूख कम लगती है और उसमें पैलर यानी आँखों में स्क्लेरा जो होता है, पीलापन दिखता है। तो अगर पेशेंट चाहेगा तो वो हम दवाइयों से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं, आरबीसीज का जो लाइसिस है उसको रोका जा सकता है। कुछ ऐसी दवाएं हैं उपलब्ध तो हैं। इसका सहारा कब लेना चाहिए? क्योंकि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि माइनर को तो पता भी नहीं लगता, जी। कैसे पता लगे, कब सहारा लेना चाहिए? सहारा तब लेना चाहिए जब ये लक्षण ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस में जाने लगे। मीन्स ज़्यादा अगर किसी को वीकनेस ओवर अनड्यू वीकनेस हो रही है और ज़्यादा हीमोग्लोबिन फॉल कर रहा है तो उसको जरूर लेना चाहिए। तो क्या उन्हें टेस्ट भी कराते रहना चाहिए? टेस्ट कराना चाहिए जी, क्योंकि मेजरली क्या होता है ये जैसे हीमोलिटिक एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें क्या आयरन दिया जा सकता है लेकिन कई बार आयरन ओवरलोड हो जाता है। तो बहुत ही एक स्पेशलिस्ट की देखरेख में ये चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अलका, जब आपने सीधा कहा कि थैलेसीमिया का इस तरह से जिक्र नहीं है लेकिन रक्त विकारों को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया है, वात पित्त कफ दोष की हम आयुर्वेद में बात करते हैं, तो कैसे माना जाता है रक्त विकार? क्या आयुर्वेद ये मानता है कि रक्त विकारों को पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है? जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसको हम बीज भाव दोषज या बीज दोषज सहज पांडु के अंतर्गत लेते हैं। सहज व्याधियाँ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, उसको मैनेज किया जा सकता है। जब हम इसके बारे में यही वर्णन है कि जब फीटस का ग्रोथ होता है, जब स्पर्म जीन्स मिलते हैं मेल और फीमेल के, तो उसमें जिस जीन में डेफिशिएंसी होती है उसी को बीज भाव बोला है। तो जहाँ पे जेनेटिक डेफिशिएंसी है या जहाँ पे वो क्रोमोसोम में डेफिशिएंसी है और वो पर्टिकुलर जीन नहीं उसको मिला है या उसमें दोनों का मिल गया है, तो इट कैन बी कैरियर ऑल्सो, इट कैन बी अ मेजर ऑल्सो। तो उसको अगर हम ट्रीट करते हैं बिल्कुल वैसा ही उसका प्रिंसिपल है ठीक करने का कि हमें बाहर से रक्त देना है लेकिन साथ साथ किलेटिंग एजेंट्स देने पड़ते हैं। अच्छा। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे किलेटिंग एजेंट्स हैं जो रक्त की शुद्धि में काम करते हैं। आयुर्वेद में एक और चीज़ है कि रक्त जो हम आयरन मेटेलिक आयरन है उसको एब्जॉर्बेबल कंडीशन में बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, ऐसी कुछ मेडिसिन हैं। अच्छा। तो वो साथ साथ देना पड़ता है, तो एडजंक्ट थेरेपी के रूप में वो काम करती है। ठीक है। दूसरा एक बहुत मेजर वो बताया गया है कि यही एक ओनलीपैथी है जिसके अंदर बताया है कि हम बायो प्यूरिफिकेशन करते हैं। पित्त का बढ़ा हुआ प्रभाव है, त्रिदोषज व्याधि है लेकिन पित्त प्रधान है, तो उसके लिए विरेचन एक तरह का है अंदर की बायो प्यूरिफिकेशन, जो हम अगर अंदर से बायो प्यूरिफिकेशन और पित्त कम होगा तो रक्त की टूट फूट कम हो जाती है। तो स्प्लीन का ओवरलोड और ये सब को हम बचा सकते हैं, बट इसको लॉन्ग टर्म में मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हमें सच्चिदानंद जी ने कॉल किया है, शायद उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, वो हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं।
इसके बाद डॉक्टर अमृता, अगर हम अब इंटरमीडिएट की तरफ आएँ, इंटरमीडिएट को लेकर पहले आप बताएं उनके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता लगे कि थैलेसीमिया इंटरमीडिएट लेवल पे है? थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, जैसे मैंने पहले बताया, दिस इज़ इन बिटवीन थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर कम्प्लीटली सिम्टमलेस है, ना तो इसको किसी इलाज की ज़रूरत है, ना कभी किसी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, ना पेशेंट को कभी उसके बारे में पता भी चलेगा। थैलेसीमिया मेजर, वो थैलेसीमिया माइनर था। थैलेसीमिया मेजर बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। दे विल रिक्वायर, हो सकता है हर महीने या हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया इंटरमीडिया इन दोनों के बीच का है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं जितना थैलेसीमिया मेजर को पड़ती है। उन्हें कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। इसका सिग्निफिकेंस यूजुअली हम देखें तो 2 है। एक, अगेन थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी व्हेन दे चूज अ लाइफ पार्टनर, देन अगेन द पार्टनर टेस्टिंग शुड बी डन, ये देखने के लिए कि कहीं पार्टनर कैरियर तो नहीं है। अगर पार्टनर कैरियर है फिर वही जो हमने हमारे जेनेटिक स्टैटिस्टिक्स बताए थे, 25% चांस होगा कि जो बच्चा है वो मेजरली अफेक्ट हो सकता है। सेकंड सिग्निफिकेंस जो है थैलेसीमिया माइनर का, यूजुअली मैं ये बोलूँगी कि जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो करते हैं थैलेसीमिया मेजर में, मैंने हालांकि ये बताया कि इंटरमीडिएट में हम उतना ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं, लेकिन कम ट्रांसफ्यूजन में भी ट्रांसफ्यूजन के जो कुछ साइड इफेक्ट होते हैं वो परसिस्ट करते हैं थैलेसीमिया इंटरमीडिएट में, स्पेशली आयरन ओवरलोड। कम ट्रांसफ्यूजन मिलने के बावजूद थैलेसीमिया इंटरमीडिया के मरीजों में आयरन ओवरलोड होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। अगर आयरन ओवरलोड को हम ठीक नहीं करते तो इवेंचुअली उससे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वो आयरन जाके हार्ट में अक्यूमुलेट हो सकता है, लिवर में अक्यूमुलेट हो सकता है, जो हमारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स है जैसे थायराइड या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ पे जाके अक्यूमुलेट हो सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस प्रोड्यूस कर सकता है, प्लस बोन्स में भी वीकनेस हो सकती है। तो थैलेसीमिया मेजर के सारे कॉम्प्लिकेशंस थैलेसीमिया इंटरमीडिया में भी हो सकते हैं, हालांकि कम फ्रीक्वेंसी में होती है कंपेयर टू थैलेसीमिया मेजर। बिल्कुल। आइए अगले कॉलर की तरफ रुक करेंगे। साधना ने हमें कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी है। आपका स्वागत है साधना, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा ब्लड नहीं बनता है। जी हेलो जी साधना, बताइए, एक बार में सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ, सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं साधना, बताइए। हाँ, मेरा ब्लड नहीं बनता है। हेलो, आपका ब्लड नहीं बनता है, ठीक है, बताइए। आपका लगातार इलाज चल रहा होगा साधना? यस क्या आप जान? मैम, मम्मी की दवाइयाँ चल रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ उनका बेटा। हाँ, बताइए। मैम, मम्मी की साइक्लोस्पोरिन और वाइसलोन चल रही थी मेदांता से। ठीक है, टीवी की आवाज कम कर दीजिए आप और एक बार में अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। मैम, मम्मी की दवाइयाँ चल रही हैं, वही साइक्लोस्पोरिन और वो क्या बोलते हैं वाइसलोन। मैम, ये पूछना था, इनकी दवाइयों से इनको बहुत रिएक्शन हो रहा है, इनका मतलब शरीर में सूजन आ गया है, और तो इसका ये पूछना था कि इलाज इसका अच्छा एलोपैथिक में है कि इसमें आयुर्वेदिक में? ठीक है, जो सवाल है इनका डॉक्टर का, इनका नाम क्या बताया इन्होंने? साधना इनकी माँ का नाम है, जिनके लिए ये प्रश्न है। साधना जी, पहले आपको ये बताना रहेगा या ये जांच करनी लगेगी कि कारण क्या है। जो आपने बताया कि आपको स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, साइक्लोस्पोरिन चल रही है, तो पोस्ट थाइमोमा था। पोस्ट थाइमोमा, ठीक है। तो कुछ एक ऐसा है, थाइमोमा का इलाज करने के लिए कुछ आपकी जो दवाइयाँ हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स से करने के लिए आप एक बार हमें किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल सकते हैं। वो आपका कारण और आपके लक्षण देखते हुए आपको बायो प्यूरिफिकेशन या कुछ ऐसा तरीके बता सकते हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हों। और कोई भी इलाज बताने के लिए उसका पूरा कारण पता होना बहुत ज़रूरी है, अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर आयुर्वेद की जो पैथी है वो मदद कर सकती है काफ़ी हद तक। बिल्कुल मदद कर सकती है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो रसायन का काम करती हैं, मतलब फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग का, और इंटर सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन को इंक्रीज़ करती हैं। तो इसलिए उनका जो साइड इफ़ेक्ट्स है मेडिसिन का, वो बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरी एक थेरेपी है जैसे मैंने बताया बायो प्यूरिफिकेशन, तो उनसे भी ये सब चीज़ों से निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल।
डॉक्टर गुप्ता, साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर बात आ रही है और अभी डॉक्टर अमृता ने भी ये बात कही थी कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसके तमाम साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सामने आते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर होम्योपैथी क्या करते हैं? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स में होम्योपैथी जो भी लक्षण आते हैं बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स में, चाहे वो जैसे देखा जाता है कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं कई बच्चों के, ज़्यादा जनरली थैलेसीमिया मेजर में देखा जाता है, या आयरन ओवरलोड की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो भी लक्षण बनते हैं उसको समझते हुए उन लक्षणों के ऊपर काम किया जाता है, उनको इंडिविजुअलाइज करते हैं पेशेंट के, समझते हुए कि भाई क्या इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स हैं। कॉमन तो सिम्टम्स सबके अंदर होते हैं, लेकिन पेशेंट का अपना एक लक्षण क्या है, जैसे उसकी डिज़ायर एवर्जन्स क्या हैं, उसकी मानसिक सोच कैसी है, मेंटल फैक्टर्स क्या हैं, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उन सब की एक टोटलिटी बना करके उसमें हम एक अप्रोच चलाते हैं जिसमें लक्षणों को बेस बनाते हुए हम दवाइयाँ चयन करते हैं, और चाहे वो साइड इफ़ेक्ट हैं चाहे वो बेसिक सिम्टम्स हैं उनको मैनेज किया जाता है। जी ठीक है, अगले कॉलर हैं मदन लाल ने हमें कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। मदन लाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, क्या सवाल है बताइए। मदन लाल बताया मेरा नाम। मदन लाल जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, बताइए अपना प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, ये बताइए। मेरी डॉटर है टिम्मी, वो बात करेंगे आपसे। जी जी, बताइए, सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा बेटा 12 साल का है, वो थैलेसीमिक माइनर है। ठीक है, और उसकी इम्यूनिटी बहुत लो रहती है। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय जानना चाहती हैं आप? जी ठीक है, और मैम माइनर के लिए तो कुछ ऐसा पॉसिबल है इलाज? ठीक है, माइनर को लेकर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी और डॉक्टर ने बताया भी है कि उन्हें इस तरह की कोई परेशानी जनरली होती नहीं है जो थैलेसीमिया माइनर से ग्रसित लोग हैं। बाकी हम डॉक्टर से और जानेंगे। आपके कॉल के लिए शुक्रिया। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है, क्या किया जा सकता है जिनको थैलेसीमिया माइनर है, 12 साल का बच्चा है, इम्यूनिटी वीक है? थैलेसीमिया माइनर में जैसा कि अभी पहले भी बात हुई है कि बहुत सिम्टम्स नहीं आते। जब ये थोड़ा बड़े होंगे तब इनको ये ध्यान रखना पड़ेगा विवाह के टाइम और उसमें पार्टनर का टेस्ट हो जाए, जेनेटिक काउंसलिंग इनको करवानी पड़ेगी, तो वो एक अच्छा उपाय है। अभी जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल जैसा बच्चे की ग्रोथ होते हुए कि हेल्दी लाइफस्टाइल का वो करें, को फॉलो करें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, बीच बीच में इन्वेस्टिगेशंस भी कराते रहें कि एचपी कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ी टूट फूट तो रहती है। और जितनी बैलेंस डाइट लेंगे उससे इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है। इसके अतिरिक्त रसायन औषधियाँ कुछ हैं, कुछ एज स्पेसिफिक हैं और कुछ एज स्पेसिफिक के हिसाब से इनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक इनको एक रसायन शुरू करवा सकता है जिसको इनको हेल्प हो सकती है, बट वो एज पर गाइडेंस। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, इम्यूनिटी पे होम्योपैथी काफ़ी काम करता है। जी, इम्यूनिटी का बड़ा अच्छा रोल है होम्योपैथी में। बेसिकली अभी जो कोविड गुजरा है उसमें भी ये देखा जाता था कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी, और जैसे कुछ अभी केसेस हमें डिस्कस हुए हैं ऑनलाइन, जो फोन्स आए हैं, जैसे जिसमें थाइमोमा, पोस्ट थाइमोमा पेशेंट वाइसोलोन या साइक्लोस्पोरिन ले रहे हैं, बेसिकली वो हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो इम्यूनिटी के अंदर हमारे होम्योपैथिक में ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं। एंड हमारे कोविड में भी एक दवाई निकाली थी, जीनस एपिडेमिकस कहते हैं उसको, आर्सेनिक एल्बम, काफ़ी वितरण किया गया है वहाँ पर पेशेंट्स को और हेल्दी इंडिविजुअल्स को दी गई है एज ए प्रिवेंटिव, एज ए प्रोफाइलैक्टिक। तो इसमें देखा है कि बहुत अच्छा इसका इफेक्ट रहा है। नॉट ओनली दैट, बाकी कोई भी बीमारी हो जिसके अंदर हम इम्यूनिटी बूस्ट की बात करते हैं तो होम्योपैथिक में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, अच्छी से अच्छी मेडिसिन हैं विच कैन टेक केयर ऑफ द इम्यूनिटी विच इज़ गोइंग डाउन, जहाँ इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जी ठीक है। बाकी डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कि डाइट और बैलेंस डाइट और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन सी का अच्छा रोल है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, व्हीट ग्रास है, लेमन ग्रास है, ये चीज़ें कुछ कुछ अगर हम ऐड ऑन करें तो ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं। बिल्कुल। इम्यूनिटी का सीधा असर क्या थैलेसीमिया माइनर होने से है, क्या सीधा संबंध कोई? ऐसा कोई डायरेक्ट तो नहीं होता है थैलेसीमिया माइनर के इम्यून सिस्टम से। मेनली जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं इम्यूनिटी एंड थैलेसीमिया, जो थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिया होते हैं उनमें कभी कभी स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, जो तिल्ली हम जिसे बोलते हैं, एंड स्प्लीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यून सिस्टम। स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाने से इन बच्चों में दिक्कतें आ सकती है नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ में, वो खेल कूद में रिस्ट्रिक्शन उनको बहुत, जब तिल्ली बढ़ जाती है तो एक हमेशा रिस्क रहता है कि कहीं वो स्प्लीनिक रप्चर ना हो जाए, वो एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। तो बहुत बच्चों में, बहुत पेशेंट्स में थैलेसीमिया में स्प्लीनेक्टमी करा देते हैं या स्प्लीन निकाल के फेंक देते हैं।
एक बार अगर हम स्प्लेनेक्टमी कराते हैं या स्प्लेनिक सर्जरी करा देते हैं, उसके बाद लाइफ लॉन्ग उस इंडिविजुअल के बच्चे की इम्यूनिटी हमेशा डाउन रहेगी। इन दैट केस फिर बार बार इन्फेक्शंस का रिस्क रहेगा। इन दैट केस हमें लाइफ लॉन्ग एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। सो मेन आई थिंक जो थैलेसीमिया का इम्यूनिटी से रिलेशन है वो स्प्लीन से रिलेटेड है, क्योंकि स्प्लिनिक फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, स्प्लीन बीमार हो जाता है, हो सकता है उसकी वजह से इम्यून सिस्टम डाउन हो। मोर ओवर यूजुअली थैलेसीमिया माइनर में क्योंकि हम स्प्लेनेक्टमी नहीं करते हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता इम्यूनिटी से, बट डेफिनेटली थैल मेजर या थैल इंटरमीडिया में पोस्ट स्प्लेनेक्टमी पेशेंट्स में दे हैव लाइफ लॉन्ग रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। बिल्कुल। अगले कॉलर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हुई हैं, फिलहाल हम उनसे बात करेंगे। पिंकी ने हमें कॉल किया है। पिंकी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है। पिंकी, आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। हाँ जी मैम, वो मेरी गुड़िया है 13 साल की, उसको थैलेसीमिया है। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी जी जी, बताइए। मेरी बेटी है 13 साल की, उसको थैलेसीमिया है। ठीक है, तो अभी क्या इलाज चल रहा है? क्या हाँ जी, थैलेसीमिया उसको मेजर? ब्लड लगवा रहे हैं। अच्छा। एक तो उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, और एक हम ना बोन मैरो ट्रांसपोर्ट के लिए कल HAL टेस्ट कराने जा रहे हैं, उसकी जानकारी चाहिए हमें। ठीक है डॉक्टर, बताइए। ओके, ये बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने पिंकी जी। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि थैलेसीमिया का जो एक्चुअली कोई इलाज, ट्रांसफ्यूजन उसका इलाज होता नहीं है। ट्रांसफ्यूजन में तो हम टेम्परेली बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, जिससे कि टेम्परेली ब्लड बढ़ जाता है, उसके बाद हर 2-3 हफ्ते में फिर से ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। जो थैलेसीमिया का एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है वो यूजुअली 2 किस्म के होता है। एक जीन थेरेपी, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी इनिशियल स्टेजेस में है। इंडिया में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसे हम स्टेम सेल थेरेपी या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं, जो बोन मैरो, जो फैक्ट्री होती है खून बनाने की, और जो ये बोन मैरो में जो प्रॉब्लम है इनिशियली, जो वो फॉल्टी खून बनाता है या डिफेक्टिव ब्लड बनाता है थैलेसीमिया के कारण, उस बोन मैरो की फैक्ट्री को ही हम बदल देते हैं, वो सोर्स को। तो बोन मैरो को हम बदल के उसको रिप्लेस करके हेल्दी बोन मैरो उसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और बेस्ट होते हैं सिबलिंग डोनर्स, जो खुद के भाई बहन होते हैं, उनके साथ हम मैच करते हैं, HLA मैचिंग करते हैं हम पेशेंट के साथ, जो प्रोस्पेक्टिव डोनर, जो पोटेंशियल डोनर होते हैं उनका। आइडियली हमें 10/10 मैच चाहिए। जितने ज़्यादा गुण मिलेंगे, अगर 10 मिलते हैं तो वो बेस्ट होता है ट्रांसप्लांट के लिए। जितने कम मिलेंगे, HLA हम 10 में से अगर 8 मिलते हैं, 7 मिलते हैं, उसमें जो है ट्रांसप्लांट फेल होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। बेस्ट होते हैं सिबलिंग डोनर्स, खुद के भाई बहन। अगर सिबलिंग ना मिले तो हम मड सर्च कर सकते हैं या मैच्ड अनरिलेटेड डोनर सर्च कर सकते हैं। हमारे देश में अभी कुछ रजिस्ट्रीज, कुछ NGOs अवेलेबल हैं, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की रजिस्ट्रीज है, उसमें यूजुअली लोग डोनेट करते हैं, लोग अपना HLA टाइप उसमें डालते हैं। अगर किसी का HLA टाइप मिलता है जिसके खुद के भाई बहन नहीं है, डोनर्स नहीं है, उन रजिस्ट्रीज के थ्रू हम जो है डोनर्स अरेंज कर सकते हैं। नाउ बोन मैरो ट्रांसप्लांट अपने आप में एक रिस्की प्रोसीजर है, उसके भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। थैलेसीमिया के केसेस में बेस्ट होता है अगर हम ट्रांसप्लांट यंगर एज में करें, आइडियली 5-6 साल के अंदर अंदर। थैलेसीमिया बीमारी ऐसी है कि 1.5-2 साल के बाद ही पता चलती है कि बच्चे को थैलेसीमिया है, उससे पहले यूजुअली पता नहीं चलता है। और बेस्ट यही होता है कि 5-6 साल के अंदर हम ट्रांसप्लांट कर दें। आइडियली 10 साल के नीचे, आपका बच्चा 11 साल का है, और 11 साल में हम ट्रांसप्लांट कर ज़रूर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उसके भाई बहन है कि नहीं जिसके साथ उसकी मैचिंग हो रही है। अगर भाई बहन के साथ मैच नहीं होती है तो फिर हम अनरिलेटेड डोनर सर्च कर सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 10 साल के ऊपर या 12 साल के ऊपर, कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क भी थोड़े ज़्यादा होते हैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में, क्योंकि इतने सालों तक, हम 10 साल तक, 11 साल तक कंटिन्यूसली बच्चे को ट्रांसफ्यूजन्स दे रहे हैं। ट्रांसफ्यूजन्स के अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यूजुअली लगातार ट्रांसफ्यूजन से बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाता है। वो आयरन जाके, मैंने पहले भी बताया, एक्यूमुलेट हो जाता है लिवर में, हार्ट में, बाकी ऑर्गन्स में। तो पहले उस आयरन को निकालना बहुत ज़रूरी है ट्रांसफ्यूजन से पहले, अदरवाइज ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो अगर आपके बच्चे का ट्रांसप्लांट प्लान्ड है,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले एक रिगरस आयरन चिलेशन थेरेपी करा जाए, जिससे कि जो भी आयरन अक्यूमुलेटेड है पहले वो देखा जाए कि आयरन अक्यूमुलेशन है कि नहीं सिग्निफिकेंटली हार्ट में या लिवर है में। अगर वो है तो उससे पहले हम आयरन को निकालें। आयरन जब निकल जाता है तभी हम ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़े। ट्रांसप्लांट करने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि ये एक एलोजेनिक ट्रांसप्लांट है, क्योंकि यहाँ पे डोनर इन्वॉल्व है। हम इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए, जिससे कि ये ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो, हम इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ देते हैं जो मिनिमम 6 मंथ्स तक के लिए देते हैं, और उसमें भी इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद जब बोन मैरो बिल्कुल खाली हो जाता है और नया ग्राफ्ट इनग्राफ्ट होने में टाइम लगता है, उस टाइम बार बार ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होना, प्लेटलेट्स चढ़ाना, ब्लड चढ़ाना, इन्फेक्शन का रिस्क, ये सब चीज़ें होती है। तो एक ट्रांसप्लांट में भी हमें बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और ट्रांसफ्यूजन के बाद भी मिनिमम 6 मंथ्स तक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर के साथ रेगुलर टच में रहे, रेगुलर फॉलोअप में रहे, जिससे कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो। बिल्कुल। और फिर ये 6 महीने का जो आप समय बता रही हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं, उसके बाद ही सब कुछ ठीक डेफिनेटली नहीं होता है। यूजुअली 6 मंथ्स तक हम इम्यूनोसप्रेसिव्स कंटिन्यू रखते हैं, उसके बियॉन्ड भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट को ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज बोल के एक कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर वो होता है तो हमें इम्यूनोसप्रेसिव और ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ता है। बट यूजुअली अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं तो ये, क्योंकि ये एलोजेनिक ट्रांसप्लांट है, इसमें एक्सटर्नल डोनर इन्वॉल्व है, हम 6 महीने तक इम्यूनोसप्रेसिव देते हैं, उसके बाद हम उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन के रिस्क तो कम रहते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल तक कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली हो सकते हैं। एंड देयर इज़ अनदर चांस कि ये भी हो सकता है कि आगे चल के ट्रांसप्लांट जो इनग्राफ्टमेंट फेल भी हो सकता है, या ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज जो GVHD जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है ट्रांसप्लांट का, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बियॉन्ड नहीं हो सकती है। यानी लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना है। बिल्कुल। पंकज ने कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है पंकज जी, बताइए क्या प्रश्न है, पूछिए। मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि मैं सिकल सेल से मुझको भी, मेरी मिसेस को जी मैडम, मेरे को भी सिकल सेल से और मेरी मिसेस को भी सिकल सेल से, हाँ। और मेरे दोनों बच्चे हुए, इनको भी हुआ, दोनों को मेजर हो गया। तो मैडम मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ, तो यानी करवा सकता हूँ मैम? ठीक है पंकज जी, बहुत संक्षेप में अगर आप पंकज जी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हम थैलेसीमिया के बारे में यहाँ ज़्यादा डिस्कस करें। सिकल सेल एनीमिया एक और खून की बीमारी, एक और हेरिडिटरी बीमारी है। ये थैलेसीमिया से अलग है, लेकिन इसमें भी खून टूटता रहता है और इसमें भी बार बार ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसका भी इलाज, डेफिनेटिव इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। तो इसमें भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डेफिनेटली सोच सकते हैं। एक बार डोनर, अगर हमें सही डोनर मिले, चले मैचिंग हो जाए, डेफिनेटली। ठीक है डॉक्टर अलका, जब हम थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं और डॉक्टर ने थैलेसीमिया मेजर को लेकर जब इलाज बताया, उसके बाद भी किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, डिटेल में जानकारी दी है। अगर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे खान पान से जुड़ी हुई हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताएंगी कि खान पान में शामिल होनी चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों को जो थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं? देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये पित्त प्रधान, वैसे त्रिदोषज व्याधि है, रक्त इन्वॉल्व है, इसलिए पित्तज व्याधि ज़्यादा है, तो पित्त शामक औषधियाँ ज़्यादा लेनी चाहिए, या पित्त वाला हमने ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो बैलेंसिंग हो, जिसको हम बोलते हैं, अगर हम जनरल भाषा में बोलें तो बैलेंस डाइट है, तो वो वात पित्त कफ का बैलेंस करे, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खाएं। इनिशियली जब ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, जब मदर है वो अपना खान पान ठीक रखती है, अगर उसका ऐसा रहता है कि जो 9 महीने का कुछ एंटीनेटल केयर ठीक रहती है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है क्योंकि वो जेनेटिक बीमारी है, लेकिन फिर भी अगर वो सारा कंडीशंस ठीक रहती हैं, पित्त की अधिकता नहीं होती, तो वो कन्वर्जन उसका इस तरीके से होता है, रक्त जब बनने के स्वभावज और बीज भाव बने जो व्याधियां हैं वो कम होंगी। अगर हो गया है तो उसको हेल्दी लाइफ लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। अभी ऐसे लोगों को ज़्यादातर बार बार जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, आयरन ओवरलोड हो रहा है, स्प्लीन बढ़ रहा है, तो इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि हम ऐसा लें कि इम्यूनिटी उसकी बढ़ी रहे, खान पान ठीक रहे, बीच बीच में आप ऐसी औषधियों का सेवन करें जो रसायन की तरह काम करें, रक्त के टूट फूट को थोड़ा छोड़ें, और जो इस तरीके के वो है जो फ्री एलिमेंटल आयरन है उसको कन्वर्ट करें एब्जॉर्बेबल कंडीशंस में। तो ऐसी कुछ औषधियाँ हैं आयुर्वेद में उपलब्ध,
बार बार अगर हम ऐसे लोगों को अगर शोधन चिकित्सा कराते हैं, इसमें कुछ एक मेन थेरेपीज़ हैं जिसमें रक्त प्रसादन वस्तियाँ हैं, एनीमा रूट से हम कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो जाके इंटरनल प्यूरिफिकेशन करती हैं, तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है और जो स्प्लिनिक ओवरलोड या आयरन का ऑर्गन्स पे ओवरलोड है वो कम हो जाता है, बिकॉज वो पित्त का कंटेंट है। ऐसे ही विरेचन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी मोडालिटी है, ठीक है, क्योंकि वो पित्त को शमन करता है। इसके बाद अगर जो औषधियाँ शुरू करते हैं, मतलब ऐसा है कहीं गंधक है, पिपली है, विडंग है, कुछ चीज़ें हैं जो इसको आयरन को ओवरलोड को कम करके इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो ऐसा कई रिसर्चेस भी अवेलेबल हैं, आप पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिससे पता चलता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो है इंटरवल इंक्रीज़ हो गया, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई, सो दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ इम्यूनिटी इंक्रीज। डॉक्टर गुप्ता, जब थैलेसीमिया की बात करते हैं तो आपको लगता है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि जो अलग अलग और पैथी हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात आजकल हर बीमारी को लेकर की जा रही है और रिजल्ट्स भी उसके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, इतनी जानकारी है क्या? थैलेसीमिया से ग्रसित लोग आते हैं क्या होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ, या उन्हें इतना पता है? जी, मेजरली थैलेसीमिया बिकॉज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसके बारे में लोगों को माइनर वाले जो केसेस होते हैं पता ही नहीं चलता है, वो रिसेसिव होता है और बहुत ज़्यादा इसमें पता नहीं चल पाता। इवन इफ टेस्ट भी कराते हैं तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवाइयाँ दे देते हैं जनरली फिजिशियंस, आयरन की दे देते हैं, बट एक्चुअली थैलेसीमिया मेजर जहाँ तक संबंध है तो मेजर इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज बेसिकली। तो इसमें जैसे बोन ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है और इसके साथ साथ जुड़ी हुई जो आयरन ओवरलोड की वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, उसकी वजह से कार्डियक एरिथमियाज आ सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है उसमें यही मैं बताना चाहूँगा कि जो एरियाज जिस फील्ड के पॉसिबल हो सकते हैं वो टैकल करना ज़रूरी है। अब जैसे एलोपैथी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं, वो देना है तो इन्होंने देना है। आयुर्वेद में डॉक्टर साहब ने बोला कि जो इनका प्यूरिफिकेशन है या बायो रेक्टिफिकेशन है, वो अगर थेरेपीज, चिलेशन थेरेपीज़ कोई अवेलेबल हैं तो वो देनी है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आ सकते हैं या फर्स्ट स्टेज में नहीं आते हैं। जनरली मेजरली जब दवाइयाँ चल रही हैं उसके साथ साथ जुड़ी हुई कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी को टारगेट कर सकते हैं। जहाँ तक डाइट अगर संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको हम काउंसलिंग दे सकते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड अप्रोच यही है कि जिस एरिया में जो कर सकता है वो करे और थैलेसीमिया को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम मैनेज कर सकें, यही एक संदेश है हमारा आपके माध्यम से। बिल्कुल। संदीप पाटिल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से इन्होंने हमें कॉल किया है। संदीप जी, आपका स्वागत है, पूछिए आपका क्या प्रश्न है। संदीप, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। हमारे बच्चे को थैलेसीमिया था 2017 में हमने। संदीप जी, आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं आ रही है। जी, आप टीवी की आवाज कम कर दीजिए और थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिए, आप बहुत स्पीड में बोल रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बताइए संदीप जी। हेलो जी, बताइए। हमारे बच्चे डॉक्टर में संदीप साहब, हमारे बच्चे को थैलेसीमिया था, हमने बीएमसी किया उसका 2017 में, ग्रुप और क्लिनिक सुने, अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे कोई दिक्कत आएगी क्या? आपके बच्चे को थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया माइनर है? ठीक है, थैलेसीमिया मेजर है आपके बच्चे को और आप ये जानना चाहते हैं कि आगे जाकर कोई उनको दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। मैं जो मोटे तौर पर समझ पाई हूँ संदीप जी, अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उनका हर बार? हाँ। ठीक है, लेकिन जैसे डॉक्टर ने अभी बताया भी था, बहुत जल्दी से आपको दोबारा बता रही हैं वो, और अब आपकी आवाज़ थोड़ा ठीक आ रही है। संदीप जी, कुछ और हो तो आप पूछ लीजिएगा। ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, इनको भी बोन मैरो की तरफ जाना ही होगा इनके। अगेन आई थिंक 17 साल का इन्होंने बोला है और मैंने ये बात पहले भी बताई कि एज जितनी बढ़ती जाएगी ट्रांसप्लांट के रिस्क्स या ट्रांसप्लांट का सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने कम होते हैं। अच्छा। हम आइडियली 6-7 साल 8 साल के अंदर ट्रांसप्लांट्स कर लेने चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम ट्रांसप्लांट तो हर एज में हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन के रिस्क ज़्यादा होते हैं, 17 साल में ज़्यादा होते हैं। अगर कोई डोनर अवेलेबल है तो हम डेफिनेटली हम मैच करने की कोशिश कर सकते हैं। चले मैचिंग, अगर कोई फुली मैच डोनर मिल जाए, अगर आयरन स्टेटस ठीक है आपके बच्चे का, आयरन ओवरलोड नहीं है, ऑर्गन्स हेल्दी है, देन डेफिनेटली वी कैन गो अहेड विद अ ट्रांसप्लांट।
ठीक है, तो डॉक्टर की यही सलाह है कि बहुत ज़्यादा इंतजार मत करिए, और बाकी जिन डॉक्टर से आप संपर्क में होंगे वो आपको सही सलाह भी दे रहे होंगे, लेकिन आपको जो ट्रांसप्लांट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अगर कोई डोनर मिल रहा है तो जल्द से जल्द आप वो ट्रांसप्लांट करवा लें। यही डॉक्टर की सलाह है संदीप जी आपके लिए। जो आपने ट्रांसप्लांट को लेकर बात कही और उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशंस को लेकर बताया डॉक्टर अमृता, कैसे इस बात को समझा जाए, क्या एक सामान्य जीवन जी पाता है थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित व्यक्ति इलाज के बाद भी? डेफिनेटली इसका जवाब हाँ भी है ना भी है। सो अगर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाता है, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने का मतलब कि हमने जिस डोनर का बोन मैरो रेसिपिएंट को दिया है या पेशेंट को दिया है वो इनग्राफ्ट हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया, मतलब वो अब खुद से वो नई तरह से हीमोग्लोबिन बना रहा है और वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना रहा है, ना कि अबनॉर्मल प्रोटीन्स वाला हीमोग्लोबिन जो थैलेसीमिया में होता है। तो अगर वो हो जाता है सक्सेसफुल, अगर वो नॉर्मली अपना ब्लड प्रोड्यूस करता है, तो फिर वो ट्रांसफ्यूजन फ्री है आगे की लाइफ के लिए। ना उस व्यक्ति को कभी ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, ना कभी आयरन किलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही कोई और दिक्कतें आएगी। सो इन अ वे येस, इफ़ द ट्रांसप्लांट इज सक्सेसफुल he will enjoy a normal life, but there is always a but. There is always a risk कि कहीं वो रिलैप्स तो नहीं हो रहा है, कहीं वो ग्राफ्ट रिजेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली द फर्स्ट 2 years में कि वो अपने डॉक्टर से ज़रूर फॉलो अप करे जैसे जैसे डॉक्टर्स बताए, और इम्यूनोसप्रेसिव्स जैसे मैंने बताया कि कुछ टाइम तक लेना पड़ता है, मिनिमम 6 months to 8 months। उस दौरान इम्यूनिटी कम होने के दौरान इन्फेक्शन के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं तो लिवर का टेस्ट, किडनीज के टेस्ट, ये सब बार बार कराते रहना होता है। एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स, ये सब चीज़ें, एंटीवायरल, ये सब दिया जाता है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। बट इफ़ द ट्रांसप्लांट इज सक्सेसफुल, आई थिंक डेफिनेटली हम होप कर सकते हैं कि वो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएगा आगे चल के। और लेकिन ट्रांसप्लांट के इन केस ट्रांसप्लांट इज़ नॉट सक्सेसफुल, फिर और अगर उस दौरान ट्रांसप्लांट करने की कोशिश में वो बोन मैरो पूरा खाली हो जाता है, क्योंकि हम जो एग्जिस्टिंग बोन मैरो है उसे हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपीज़ देते हैं जिससे कि बोन मैरो खाली हो जाए, और जो नया इनग्राफ्ट जो डोनर का बोन मैरो है उसे हम पेशेंट में डालते हैं और वो इनग्राफ्ट हो। अगर बाय चांस वो इनग्राफ्टमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होता है, पेशेंट का तो बोन मैरो खाली हो गया, उस केस में लाइफ सस्टेन करने के लिए हमें तुरंत ही दूसरे डोनर ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। वो सेम डोनर भी हो सकता है या कोई और डोनर हो सकता है, अदरवाइज लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका बोन मैरो खाली हो गया है, वो ब्लड नहीं तैयार कर पाएगा। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, प्लस इन्फेक्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, इम्यूनोसप्रेसिव रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल। के सक्सेना ने हमें कॉल किया, आखिरी कॉलर हमारे कार्यक्रम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है के सक्सेना जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका। मैम मेरे बच्चे को, मेरा नाम के शर्मा है, बच्चे को ना थैलेसीमिया माइनर है मैम। जी के शर्मा जी बताइए। हाँ, इसको बेटा 2.5 साल का है मैम। इसका हीमोग्लोबिन में 9.5 है। एक्चुअली इसको फीवर हुआ था, हमने चेक किया तो वहाँ उस टाइम पता चला, पहले पता भी नहीं था हमें। और इसका रेड ब्लड सेल्स भी 21.40 है मैम। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप बताइए, आप सवाल क्या करना चाहते हैं, और तीनों पैथी हमारे साथ। थैलेसीमिया माइनर में मैम क्या करें, इसलिए पूछ रहे थे। ठीक है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या फिर एलोपैथी, बताइए मैम। कोई सा भी बता दीजिए, मैं तो तीनों में बिलीव करता हूँ। ठीक है, डॉक्टर का बताइए। थैलेसीमिया माइनर है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा अभी उसको सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन 9.5 जो बता रहे हैं तो उसको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, उसको जंक फूड से आगे बचा के रखना। आपने उम्र क्या बताई बच्चे की? 4.5 साल। 2.5 साल। तो 2.5 साल है तो अभी तो जो भी है उसको देना जंक फूड और इन सब से बचा के रखिए। आदत भी बनेगी बच्चे की, अभी से आदत बनाना बहुत ज़रूरी है। आंवला है, गिलोय के प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा ज़रूर दीजिए। उसको खेलकूद में भी इन्वॉल्व रखिए, जितना सर्कुलेशन अच्छा होगा। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जंक फूड से दूर रहे। फ्रेश फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, दिन में 3 से 4 सर्विंग्स। और आप किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से मिल सकते हैं, और 4 साल की उम्र के बाद इसको कुछ ऐसा रसायन च्यवनप्राश जैसा कुछ शुरू किया जा सकता है। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है आंवला, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसको ये ताकि अन्य कारणों से और ज़्यादा रक्त का टूट फूट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, आप क्या बताएंगे?
मेजरली बातें यही हैं कि डाइट अपना बहुत अच्छा रखें। अभी तो कोई सिम्टम ज़्यादा नहीं है थैलेसीमिया माइनर में, सिर्फ सिवाय इसके कि हीमोग्लोबिन 9.5 आ रहा है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ भी आप दवाएं ले सकते हैं, बट ज़्यादा इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को अच्छी खुराक दीजिए, बैलेंस डाइट दीजिए, एनवायरनमेंट दीजिए और पॉजिटिव सोच दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच। माइनर वाले अगर इस सोच के साथ ना चलें कि उन्हें कोई कुछ बीमारी है और अच्छी लाइफस्टाइल जिए तो सब कुछ ठीक रहेगा। आई थिंक माइनर वालों में द ओनली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तभी आता है जब वो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे होते हैं शादी से पहले, उस वक्त। एंड आई थिंक एक चीज़ के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है, जो मेरे ख्याल से हमें बता देनी चाहिए कि हम बार बार ये बोल रहे हैं माइनर, मेजर, इंटरमीडिएट का ट्रीटमेंट, लेकिन प्रिवेंशन के बारे में क्या? हमने ये तो ज़रूर बोला है कि आप अपनी टेस्टिंग कराओ, लेकिन उससे प्रिवेंशन कैसे होगा? सो अगर आप अपनी टेस्टिंग कराते हैं, आइडियली तो प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो इंडिया में आई थिंक अभी तक बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। प्री मैरिटल काउंसलिंग में जो एक्सपेक्टेड जो पोटेंशियल पार्टनर है उनका टेस्ट कराए, अपना टेस्ट कराए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो सेकंड स्टेज में आता है कि आफ्टर मैरिज प्री कंसेप्शन, इससे पहले कि आप कंसीव प्लान करो, अपनी फैमिली प्लान करो, उससे पहले आप अब दोनों की टेस्टिंग करा लो। अगर उस स्टेज पे भी आप मिस कर जाते हो, थर्ड ऑप्शन इज़ कि वंस प्रेगनेंसी के बाद 12 हफ्तों के अंदर एज सून एस आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, उसी वक्त अपने टेस्ट करा लो, ये देखने के लिए कि अपने और अपने पार्टनर के, हस्बैंड के और बच्चे के। अगर आप कैरियर हो और हस्बैंड कैरियर नहीं है, तब तो बच्चे में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बच्चे को थैलेसीमिया अफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप दोनों कैरियर हो, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेग्नेंट होने के 12 वीक्स के अंदर देयर इज़ अ टेस्ट कॉल्ड कोरियोनिक विरल सैम्पलिंग। ये गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे जो ऑब्स्टेट्रिशियंस या गायनेकोलॉजिस्ट वो करते हैं, और इससे हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि जो बेबी है उस बेबी को थैलेसीमिया मेजर है या माइनर है या अनअफेक्टेड बेबी है। अगर अनअफेक्टेड बेबी है तब तो बात खत्म, वही होगी। अगर थैलेसीमिया माइनर है या कैरियर है तब भी ऑब्वियसली फिर कोई चिंता के विषय है ही नहीं। लेकिन अगर तब थैलेसीमिया मेजर डिटेक्ट होता है बेबी में 12 हफ्ते के अंदर, तो फिर आपको वो चॉइस दी जाती है कि आप वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहोगे या फिर उसको टर्मिनेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। बिल्कुल, तो इसे लेकर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में इस चीज़ को लेकर जानकारी नहीं है। इसीलिए थैलेसीमिया के जो मामले हैं वो भारत में बढ़ रहे हैं और हमारी यही कोशिश रही है कि जो थैलेसीमिया को लेकर हर बारीक जानकारी है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। और उम्मीद यही है कि जो तीनों विशेषज्ञ ने जानकारी दी है थैलेसीमिया को लेकर, उन बातों का आप ज़रूर ख्याल रखेंगे और इन्हें अपनाएंगे। इसी के साथ समय आयुष्मान भव का यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर अलका आपका, डॉक्टर अमृता आपका, डॉक्टर गुप्ता, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते शनिवार के दिन हम बात करेंगे सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड की, जो खास तौर से लोगों को परेशान करता है और जब मौसम बदल रहा होता है उस समय भी लोगों को ये दिक्कतें थोड़ा बढ़ जाती हैं। तो कॉमन कोल्ड से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो अगले हफ्ते आयुष्मान भव में आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और पूछिए सवाल। फिलहाल अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।